हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खूबसूरत चैनल एजुकेशन साथी पे। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को बिल्कुल मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग हिंदी के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। क्योंकि हम लोग इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के सीरीज को कर रहे हैं, तो उसी के क्रम में आज एक और इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय का वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 9 क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन इसके जरिए लगभग आज 20 प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आपको मालूम होगा कि बहुविकल्पीय कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप अभी से क्या करिए, पढ़ते चलिए। क्योंकि आप अभी से जब पढ़ेंगे ना भाई, तो क्या होगा, आपको बहुविकल्पीय ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो जाएगा। ठीक है, और इन सब का प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप जाएंगे तो जितने भी इससे के पहले वाले वीडियोज़ हैं उसमें हम लोग बहुविकल्पीय कर चुके हैं। उन सारे वीडियोज़ को भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है भैया, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मेरे भाई चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा पहले क्या कह रहा है कि आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा था। तो किसने कहा था दोस्तों, इसके सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, क्या, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी क्या कहे थे, आदिकाल को अपभ्रंश काल कहे थे। ठीक है मेरे भाई, अगर हम इसी में आपसे एक और क्वेश्चन पूछ ले कि आदिकाल का 2 विशेषताएं लिखिए, तो आप लिख देंगे ना भाई, क्या लिखेंगे, यथार्थवादी चित्रण। पहला क्या हो जाएगा भैया, यथार्थवादी। ठीक है मेरे भाई, यथार्थवादी चित्रण। और इसी में दूसरा क्या हो जाएगा भैया, क्या, तो दूसरा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा आदिकाल की विशेषताएं यथार्थवादी चित्रण, और दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा देश प्रेम की भावना। क्या मेरे भाई, तो देश प्रेम की भावना। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कि साकेत किनकी रचना है। ठीक है, तो साकेत के रचनाकार कौन हो जाते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी क्या हो जाते हैं, साकेत के रचनाकार हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं। तो किस शाखा के कवि हैं भैया, तो तुलसीदास किस शाखा के कवि हो जाते हैं, तो अपने तुलसीदास राम भक्ति शाखा, कौन सी शाखा भैया, तो राम भक्ति शाखा के लेखक हो जाते हैं तुलसीदास जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगर हम मेरे भाई इसी में आपसे हम एक और क्वेश्चन पूछ ले, क्या, तो राम भक्ति शाखा के और एक कवि का नाम पूछ ले, तो क्या आप लिख देंगे, पहला हो जाएंगे तुलसीदास और दूसरा हो जाएंगे कौन, तो नाभा दास। ठीक है, अगला देखिए कला और बूढ़ा चांद के लेखक यानी रचनाकार कौन है, तो कौन हो जाते हैं, सुमित्रानंद पंत जी हो जाते हैं। ठीक है भैया, अगर हम आपसे इसी में एक और प्रश्न पूछ ले कि सुमित्रानंद पंत जी का जन्म कब हुआ था, तो आप बता देंगे कि नहीं, सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था भैया, कब हुआ था, तो इनका जन्म कब हुआ था मेरे भाई, 1900 में। ठीक है, और मृत्यु कब हुआ, तो राइट 77 साल की उम्र में, यानी 1977 में इनका स्वर्गवास हो गया। किसका, तो सुमित्रानंद पंत जी का। ठीक है, अगला देखिए परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन हो जाते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान में रखना दोस्तों, बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। तो परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन हो जाते हैं, रामधारी सिंह दिनकर हो जाते हैं। अगर हम आपसे पूछ लें कि रामधारी सिंह दिनकर की 2 रचनाओं का नाम लिखिए, तो बता देंगे कि नहीं मेरे भाई, पहला आप लिख देंगे परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा। ठीक है भैया, अगला आप क्या लिख देंगे, उर्वशी। उर्वशी क्या थे, रामधारी सिंह दिनकर जी क्या थे, बहुत ही यशस्वी कवि थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जब देश में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो उस समय उन्होंने बहुत ज़्यादा देश प्रेम से भावना से जुड़ी हुई कविताओं का क्या संग्रह किए, ताकि युवाओं में नए नए अपने ओज का उत्पन्न किए, ताकि वो लोग देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। अगला देखिए प्रेम माधुरी के रचयिता कौन हो जाते हैं, तो कौन हो जाते हैं दोस्तों, भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी क्या हो जाते हैं, प्रेम माधुरी के रचयिता हो जाते हैं। अगर हम आपसे भैया पूछ ले कि
प्रेम माधुरी, नहीं सॉरी दोस्तों, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था मेरे भाई? 1850 में हुआ था। अगर हम पूछ लें इसी में आपसे क्वेश्चन कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का मृत्यु कब हुआ था, तो कब हुआ था मेरे भाई? ठीक 35 वर्ष बाद, यानी 1885 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का मृत्यु हो गया था। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा 1885 पर एक फैक्ट खेल लेते हैं। देखिए 1885 में और क्या हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण एक और हुआ था। क्या हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना भी कब हुआ था मेरे भाई? 1885 में। अगर हम आपसे पूछ लें, थोड़ा सा इतिहास भी जान लीजिए, ठीक है, कंपटीशन की दृष्टि से। अगर हम पूछ लें कि इस समय वायसराय कौन था, तो डफरिन था। अगर हम आपसे पूछ लें कि डफरिन का कार्यकाल कब से था, तो 1884 से 1888 तक लॉर्ड डफरिन जो था उसका कार्यकाल था। तो ये क्या हो गई भाई इतिहास की क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो ध्यान रखना, कोई नुकसान नहीं हो जाएगा अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो। ठीक है, अगला देखिए, दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो कब प्रकाशित हुआ? 1943 में हुआ था। अगर हम पूछ ले कि तार सप्तक का जनक कौन था, किसे माना जाता है, तो कौन हो जाएंगे? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। ठीक है, अगर हम पूछ ले कि पहला तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, तो पहला तार सप्तक का प्रकाशन कब हो जाएगा मेरे भाई? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट में बताएंगे। ठीक है, कमेंट में बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि पहला तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। ठीक है, अगला देखिए, तोड़ती पत्थर के लेखक कौन है? तो कौन हो जाते हैं? निराला जी। इनका पूरा नाम क्या? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी क्या हो जाते हैं? तोड़ती पत्थर के लेखक हो जाते हैं। अगला देखिए, कामायनी के रचनाकार कौन थे? एक और ध्यान रखना मेरे भाई, तोड़ती पत्थर के लेखक निराला जी। अगर हम आपसे पूछ ले कि निराला जी की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए, तो आप बता देंगे ना। एक क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा भैया तोड़ती पत्थर, ठीक है। एक क्या हो जाएगा? सरोज स्मृति, ठीक है। सरोज स्मृति क्या है मेरे भाई? बहुत ही मार्मिक कहानी है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, इनकी एक बेटी होती है सुमित्रानंद पंत जी की, जिसकी क्या हो जाता है, मानसिक मतलब स्वास्थ्य खराब होने के कारण क्या, उसकी मृत्यु हो जाता है। तो अपनी पुत्री के वियोग में इन्होंने सरोज स्मृति को लिखते हैं, और इसी में उन्होंने अपनी व्यथा को व्यर्थित क्या सामने प्रस्तुत करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मार्मिक है, आप लोग पढ़कर देखिएगा। अगला देखिए, कामायनी के रचनाकार कौन है? तो कामायनी के रचनाकार कौन हो जाते हैं मेरे भाई? जयशंकर प्रसाद जी हो जाते हैं। ठीक है, यही प्यारा सा है अपना ऑब्जेक्टिव, ध्यान रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी क्या है, प्रीवियस में आए हुए हैं, VVI हैं। ठीक है, इनको ध्यान में रखिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। और प्लीज़ मेरे भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। ठीक है, जितना हो सके इस चैनल को प्यार और सपोर्ट दीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी रात के 12 बज रहे हैं और इस समय मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, सारा मतलब लोग सोए हुए हैं। ठीक है, और मैं जगकर आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इतनी ज़्यादा जी जान के साथ आपके वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मेरे प्यारे प्यारे जो भाई हैं उनका तैयारी न रुके, बेहतरीन से बेहतरीन नंबर को प्राप्त करें। ठीक है, तो बस आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने भाइयों से भी, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, बाकी मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, हम ज़रूर वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो तब तक आज के वीडियो को विराम देते हैं। मिलेंगे किसी और मज़ेदार से वीडियो में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। ध्यान रखना, एजुकेशन साथी आपके साथ है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद।